नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, आप सबका स्वागत है bankersada.com की ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं संतोष कुमार है, आप सबका स्वागत करता हूं इस पर्टिकुलर सेशन पे जहां पे हम लोग मॉक पेपर एक सॉल्व करने वाले हैं। बच्चों याद रखिएगा, इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए 2 सेशन मैं लेता हूं डेली, है ना। डेली बेसिस पर अगर आप देखें तो मैं 2 सेशन लेता हूं आपकी इंग्लिश इंप्रूव करवाने के लिए, ठीक है। इंग्लिश इंप्रूव अगर हम करना चाहें तो सबसे पहले नंबर पे आती है बात वोकैब की, ठीक है। वोकैब की जब बात आती है तो आपके सिनोनिम एंटोनिम्स हो गए, आपका वन वर्ड हो गया, फ्रेजेस एंड इडियम हो गया, ठीक है, फ्रेजल वर्ब हो गया, आपके रूट वर्ड्स हो गए। इन सारी चीजों से मतलब वोकैबुलरी जो बिल्कुल होती है, बिल्कुल एक पूरा का पूरा एक अम्ब्रेला टर्म हो गया जिसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। उन सबको मिला करके मैं एक सेशन लेता हूं, वोकैब का सेशन जो मैं लेता हूं 8 बजे, ठीक है। और दूसरा हम लोग यहां पे मिलते हैं ग्रामर के सेशन पे, ठीक है। ग्रामर के सेशन में या फिर हम फाउंडेशन के सेशन में मिलते हैं हम लोग, ठीक है। एग्जाम की तैयारी जहां पे हम लोग करते हैं, और ये हमारा जो सेशन होता है वो होता है डेली 10 बजे, ठीक है। तो या तो आप जो है वो बिल्कुल डेली आपको आना है, लाइव जुड़ना है मेरे साथ सुबह 8 बजे और सुबह 10 बजे, हर दिन आपको लाइव जुड़ना है, या फिर अपलोड जो आपके ऑफलाइन मोड में भी वीडियोस आपको देखना है। लेकिन ये रूटीन बना लेना है कि ये दिन में 2 घंटे जो है आपको मुझे डेडिकेट करने ही पड़ेंगे। इंग्लिश को ध्यान में रख करके मुझे मत डेडिकेट करिए, इंग्लिश को डेडिकेट करिए अगर इंग्लिश में आप इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं तो, ठीक है। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, मैं बिल्कुल इसी सेशन की बात कर रहा था और आज मैं आपको बता दूं लगभग 1360 प्लस कैंडिडेट्स आज हमारे साथ जुड़े हुए थे इस पर्टिकुलर सेशन में, ठीक है। काफी बहुत ज्यादा अच्छे सारे के सारे लोगों ने लाइक्स भी किया था, बहुत अच्छा कमेंट भी सारे लोग दे रहे थे, तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग मैक्सिमम नंबर में जो है वो जुड़ रहे हैं मेरे साथ इस पर्टिकुलर वोकैबुलरी के सेशन में, जहां पे फ्रेजेस और इडियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी रहता है, फ्रेजल वर्ब भी होता है, रूट वर्ड भी होते हैं, सिनोनिम एंटोनिम सारी चीजें मिलती हैं। तो जिन लोगों ने ये सेशन देख लिया है भाई बहुत बढ़िया, शेयर करना ना भूलें। जिन्होंने नहीं देखा है वो देखिए और देखते समय स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसके बाद कम से कम 1-2 बार उसे और एक बार झांकी ले लीजिएगा, उसकी सेम्बलेंस ले लीजिएगा उसकी, ताकि ये सारे वर्ड्स आपके दिमाग में बस जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेट्स स्टार्ट। आज के हम आज आते हैं बिल्कुल सेशन की तरफ। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। ऑल द बेस्ट। सो एवरीवन ऑल द बेस्ट। मैं 1-2 सेकंड और रुक जाता हूं, ठीक है, 1 मिनट इनफैक्ट और रुक जाता हूं ताकि मैक्सिमम जो बाकी दूसरे कैंडिडेट्स हैं वो भी हमारे साथ इस पर्टिकुलर सेशन में आ सकें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। टोटल क्वेश्चंस, आपके जो क्वेश्चंस हैं, टोटल क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो आपके 25 हैं, ठीक है। और ईच क्वेश्चन जो है, ईच क्वेश्चन के लिए आपका 20 सेकेंड टाइमर दिया हुआ है, ठीक है। और मार्क्स जो हैं वो भी आपके कितने होंगे, वो भी आपके 25 होंगे, ठीक है। तो देखो आज का जो टेस्ट ये होगा ना, मैं आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क भी रखूंगा, थोड़ा सा होमवर्क भी मैं आपके लिए रखूंगा, ठीक है। आज का जो टेस्ट होगा, और ये टेस्ट मॉक टेस्ट है, बिल्कुल मॉक टेस्ट की तरह ही होगा, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आज का मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। सिर्फ मॉक पेपर मैं आपका लूंगा, किसका कितना नंबर आता है मैं आंसर्स भी वगैरह सब कुछ बता दूंगा। तो अब से मॉक टेस्ट जो है वो बिल्कुल मॉक टेस्ट की तरह लिया जाएगा, तो एक बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्लियर करें भाई, शुरू करें, मॉक पेपर स्टार्ट करें। सब लोग एक बार बोले यस सर, स्टार्ट करें। लेट्स स्टार्ट। ऑल द बेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट। एक बार सारे लोग बोल दीजिए यस सर, स्टार्ट करते हैं। ओके चलो, डायरेक्शंस एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग दोनों साथ में, डायरेक्शंस एक बार पढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ वर्ड इज गिवन फॉलोड बाय 3 sentences. Choose the appropriate options mentioning the sentences that uses the highlighted word in a grammatically correct and contextually meaningful manner. ठीक है, आपने क्या पढ़ा कि ये सारे क्वेश्चंस में जो है एक वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है उसके नीचे जो है और जो आपके 3 से 4 सेंटेंसेस रहेंगे। आपको बताना है कि जो अंडरलाइन वर्ड्स है उसको करेक्ट करने के लिए आप 4 में से जो ऑप्शन लिखा गया है वो कौन सा ऑप्शन सही होगा। मतलब इनडायरेक्टली अगर हम बात कहें, सो दिस इज फ्रेज रिप्लेसमेंट, दिस इज फ्रेज रिप्लेसमेंट और सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ठीक है। जितने भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, एवरीबडी मस्ट बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। इस सेक्शन को, ये जो इंग्लिश का एक सेक्शन है, आइदर यू कैन कॉल इट फ्रेज रिप्लेसमेंट और यू कैन कॉल इट सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एनीथिंग यू कैन कॉल इट, ठीक है। फ्रेज रिप्लेसमेंट और सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेज रिप्लेसमेंट और सेंटेंस जो इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके लिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, स्टार्ट। मुझे जरा पानी दे दीजिएगा।
चलो टाइमर ऑन, टाइमर अप। कहां गया जी पेन हमारा, ये रहा। ठीक है, देखो टाइमर अप हो गया है। अ फ्रीजिंग मॉर्निंग अकंपनीड बाय अ डेंस कवर ऑफ फॉग सेट द टोनिंग फॉर द कमिंग वीकेंड। अब आपको याद रखिएगा क्या बोला जा रहा है, मैं मीनिंग आपको बता देता हूं कि बोला यहां पे जा रहा है कि फ्रीजिंग मॉर्निंग जो था, ठीक है, बहुत ही चिलचिला, मतलब एकदम ठंडी वाली जो मॉर्निंग थी, अकंपनीड बाय अ डेंस कवर ऑफ फॉग, मतलब कि कुहासे के साथ जो एक ठंडी मॉर्निंग थी, सेट द टोनिंग फॉर द कमिंग वीकेंड। उसने जो है आने वाले सप्ताह का पूरा जो है एक ढांचा बता दिया। तो याद रखिएगा ये ईडियम्स, ये आपके किससे आए हैं, ये आपके ईडियम्स का क्वेश्चन है। ठीक है, और जो एग्जैक्ट ईडियम होता है वो होता है आपका सेट द टोन। वो आपका जो एग्जैक्ट ईडियम होता है वो है आपका सेट द टोन। ठीक है, क्लियर हो गई बात। सो 1 का डी नंबर यहां पे आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सबके लिए 1 नंबर क्वेश्चन हो गया, आप सबका नंबर 1 क्वेश्चन हो गया। एक मिनट, थोड़ा इसको और पास ले आता हूं। यस, ठीक है, सो आप सबका क्वेश्चन हो गया यहां पे। गेटिंग माई पॉइंट, क्लियर हो गई बात। ओके एवरीवन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके लिए ये रहा भाई। विद अ पिस्टल एंड सम बुलेट्स, ये क्या लिखा हुआ है, विद अ पिस्टल एंड सम बुलेट्स। ठीक है, विद अ पिस्टल एंड सम बुलेट्स। ओके, तो इसका आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, द जेल इज इन द न्यूज अगेन विद द फाइंडिंग ऑफ अ पिस्टल एंड सम बुलेट्स। अब यहां पे आपको लिखा हुआ है ऑलरेडी कि विद द फाइंडिंग, इसका आपको फ्रेज निकालना है। तो मैं आपको बता दे रहा हूं, द जेल इज इन द न्यूज, जेल जो अगेन फिर से न्यूज में है, विद द फाउंडिंग ऑफ, किस चीज के साथ न्यूज में है, तो जाहिर सी बात है विद लिखा हुआ है, विद के साथ, किस चीज के साथ, तो ये द आ गया, आर्टिकल, आर्टिकल के बाद यहां पर हम क्या लिखेंगे, नाउन आपको लिखना पड़ेगा। कोई भी वर्ड अगर आप लिख रहे हैं तो इस द के बाद या तो डायरेक्ट नाउन लिखिए या तो द के बाद वर्ब को आईएनजी बना करके इस्तेमाल करिए जेरंड की तरह, जो कि खुद बखुद एक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा। सो विद द फाइंडिंग बिल्कुल करेक्ट है, मतलब इसका आंसर आपका हो जाएगा नंबर ई, जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, विद द फाइंडिंग ऑफ, इसका बिल्कुल राइट आंसर आपको हो जाएगा, नंबर ई बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर हो गया। नंबर सी गलत है, विद फाइंड नहीं होगा, क्योंकि द जेल इज इन द न्यूज, जेल जो है वो फिर से न्यूज में है। ठीक है, अगेन फिर से न्यूज में, किस चीज के साथ न्यूज में भाई, एक पिस्टल और कुछ बुलेट्स के साथ न्यूज में आ चुका है जेल। ठीक है, सो द जेल इज इन द न्यूज अगेन, विद आ गया साथ। अब आपको नाउन लिखना है, क्योंकि किसी चीज के साथ ही या किसी चीज के लिए ही होगा, तो चीज आ गया, इसका मतलब नाउन लिखना है। अब द यहां पे आर्टिकल्स लिखा हुआ है, तो आर्टिकल्स के बाद नाउन ही आएगा, आर्टिकल के बाद वर्ब नहीं लिख सकते। अब नाउन या तो प्योर नाउन वर्ड लिखिए या फिर वर्ब में आईएनजी ऐड करके उसको जेरंड बना करके नाउन में लिखिए। जैसे लिखना, गाना, सिंगिंग, तैरना, स्विमिंग, वॉकिंग, चलना, स्मोकिंग, ये सारे क्या है आपके वर्ब भी हैं, आईएनजी लगा करके नाउन बना दिए जाते हैं। हैबिट बताई जा रही है बात, तो यहां पे भी आ गया विद द फाउंडिंग, मतलब नंबर ई जो है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। नंबर 2 ओके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। जल्दी क्या होगा, चलो इसका आंसर देखो क्या लिखा हुआ है, द स्पेस क्रंच्ड सिटी, देखो थोड़ा जल्दी करेंगे। ठीक है, द स्पेस क्रंच सिटी थ्रोज अप सेवरल स्टोरीज ऑफ स्ट्रगल, मतलब कि बोला जा रहा है सेवरल स्टोरीज ऑफ स्ट्रगल, जो बिल्कुल एकदम खचाखच भरा हुआ जो ये शहर है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा जो है स्ट्रगल, बहुत ज्यादा जो है कॉन्फ्लिक्ट, बहुत ज्यादा आर्गुमेंट, बहुत ज्यादा संघर्ष की कहानियां बताता है। ठीक है, दैट स्कूल, जो कि इस स्कूल ने हैव हैड पुट अप, देखो ये हैव और हैड दोनों एक साथ कब लगेगा, ये हैव और हैड दोनों एक साथ तभी लगेगा, ये हैव और हैड दोनों, ये हैव हैड या फिर हैड हैड या फिर
हैज हैड, याद रखना यही तीन होता है, इनके अलावा चौथा नहीं हो सकता, ठीक है। आप हैव हैड, आप हैज हैव इस्तेमाल करेंगे, हैव हैज इस्तेमाल करेंगे, या हैव हैज इस्तेमाल कर दिया, हैज हैव इस्तेमाल कर दिया, बाकी कुछ नहीं होता है, यही तीनों होते हैं। और इन तीनों में ये वाला जो पार्ट है, ये वाला आपका है ऑक्सिलरी वर्ब, और ये वाला जो आपका पार्ट दिख रहा है, ये वाला है आपका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। और किस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है? ये हैव का है। किस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है? ये हैव का आपका थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो हैव का अगर आपने हैज हैव लिख दिया है, दोनों लिख दिया है, इसका मतलब कि ये वाला जो है हैड, ये ऑलरेडी आपका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बन गया है, तो फिर एक्स्ट्रा ये पुट अप का इस्तेमाल करने का, ये एक्स्ट्रा मेन वर्ब आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा नो करेक्शन रिक्वायर्ड, ये तो हमारा गलत आ गया, ठीक है। अब बोला क्या गया है कि ये जो बिल्कुल खचाखच भरा हुआ जो शहर है, ये जो खचाखच भरा हुआ जो शहर है, ये बहुत सारे, ये जो खचाखच भरा हुआ शहर है, ये बहुत सारे जो है वो कहानियां बताता है स्कूल की, बहुत सारे स्ट्रगल की कहानियां बताता है स्कूल की, ठीक है। जो उसने टू विन प्ले ग्राउंड फॉर द स्टूडेंट, जो कि उसने अपने बच्चों के लिए कोई भी मैदान है उसको जीतने के लिए जो संघर्ष किया था, उस संघर्ष की कहानी बताता है ये स्कूल। इसका मतलब ये हो गया कि हैज और हैड दोनों एक साथ नहीं आएगा, ठीक है। ये हैव हैड टू पुट अप, ये नहीं होगा, लिखा हुआ है हैड हैव पुट अप, ये हैड अ पुट अप नहीं होगा। यहां पे क्या होगा? दैट स्कूल्स हैव। अब देखो पुट अप जो है यहां पे, ठीक है, ये जो पुट अप है इसके साथ आप क्या हो जाएगा? और यहां पे देखो थ्रोज अप सेवरल स्टोरीज ऑफ सर्कल, जो कि दैट स्कूल हैव हैड पुट अप विद लिखा हुआ है। अब ये स्कूल्स के साथ या तो आप हैज लिख सकते हो, या तो स्कूल के साथ आप हैड लिख सकते हो, ठीक है। तो स्कूल हैव ये तो गलत हो गया, स्कूल हैड पुट अप टू हो सकता है, ठीक है। स्कूल हैव हैड टू पुट अप विद, देखो पुट अप विद का मतलब हो गया टॉलरेट, पुट अप विद का मतलब हो गया टॉलरेट करना, ठीक है। अब यहां पे टॉलरेट तो आप नहीं कर रहे हो, अब यहां पे आप टॉलरेट तो नहीं कर रहे हैं, यहां पे आप क्या कर रहे हैं? केस लड़ रहे हैं, ठीक है। आप यहां पे क्या कर रहे हैं? टू विन प्ले ग्राउंड, मतलब आप बच्चों के लिए मैदान जीतने के लिए आप प्ले ग्राउंड में आप क्या कर रहे हैं? आप यहां पे केस लड़ रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर हो गई मेरी बात? आप यहां पे क्या कर रहे हैं? केस फाइट कर रहे हैं, आप केस फाइट कर रहे हैं, इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा? हैव हैड टू पुट अप, यहां पे बिल्कुल सही आ जाएगा, याद रखिएगा डी नंबर सही होगा। क्योंकि देखो हैड पुट अप टू का इसका मतलब हो गया कि ये जो सिटी है बहुत सारे स्ट्रगल की कहानियां बताता है जो कि स्कूल ने रखा, जो कि स्कूल ने लड़ी, जो जितने स्ट्रगल स्कूल ने किए टू पुट अप टू विन प्ले ग्राउंड। अब यहां पे दूसरा जो मीनिंग है वो लिखा हुआ हैड टू पुट अप, इसका मतलब क्या कि जितनी लड़ाइयां स्कूल को लड़नी पड़ी। अब अगर आप फ्रेज के हिसाब से देखें ना, तो क्या बता रहा है कि ये जो शहर है वो कहानियां बताता है, वो स्ट्रगल की कहानियां बताता है जो कि स्कूल को लड़नी पड़ी, या जो कि स्कूल को लड़नी पड़ी प्लेग्राउंड जिताने के लिए। तो यहां पे सही जो फ्रेज है वो भी आपका हो जाएगा हैड टू पुट अप टू। देखो पुट अप और पुट अप विद दोनों का मीनिंग अंतर है। पुट अप टू का मतलब होता है फाइट अ केस, ठीक है। पुटअप का मतलब क्या हो गया? फाइट अ केस, ये इसकी एक मीनिंग होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका नंबर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नंबर 4। बच्चे सब जो हैं, मुझे मतलब क्या बताऊं मैं, टेलीग्राम में कॉल करने लगते हैं। सारे बच्चों को पता है कि सुबह 8 बजे मेरी क्लास होती है, एवरीबडी नोज 8 बजे क्लास होती है, 10 बजे क्लास होती है, ठीक है। बच्चे फिर भी पता नहीं कहां से टेलीग्राम पे कॉल कर देते हैं। अब या तो आपको पता नहीं है कि 10 बजे से मेरी क्लास है, जिसने भी कॉल किया था भाई इस तरीके की काम मत करना, पढ़ाते वक्त आप कॉल ना करें प्लीज। और अगर आप फिर भी आपको पता नहीं चल पाता है कि सर मेरी क्लास थी या नहीं, सर आपकी क्लास थी या नहीं, मुझे पता नहीं चल पाया, सो तब तो ये फिर आपकी गड़बड़ है, आप मेरे कांटेक्ट में हैं, ठीक है, बात करते रहते हैं, लेकिन फिर भी आपको अगर पता नहीं कि मेरी क्लास किस टाइम पे है, तो फिर ये बहुत दुख की बात है ना। चलो अब इसका आंसर यहां पे क्या होगा? देखो यहां पे क्या बोला गया? इमोशंस वाज हाई, इमोशंस है, इमोशंस प्लूरल नाउन है, तो जाहिर सी बात इमोशंस वर होगा, ठीक है। इमोशंस यहां पे आपका क्या होगा? प्लूरल वर भी होगा। अब इमोशंस वर हाई नहीं बोलते हैं, ये भी आपका पूरा का पूरा एक आपका फ्रेजल एक्सप्रेशन है, फ्रेजल और इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। और वो आपका एक्सप्रेशन होता है इमोशन रैन हाई,
क्या होता है? इमोशन रैन हाई, नंबर डी वाला बिल्कुल सही। इसमें आपको सिर्फ याद रखना है कि क्या सही होगा क्या गलत, बस आपको सिर्फ याद रखना है कि इमोशंस रैन हाई, ठीक है, इमोशंस रैन हाई एज बोथ फैमिलीज वर टेकन टू पुलिस स्टेशन लास्ट नाइट। मतलब बिल्कुल एकदम जो इमोशंस रैन हाई, मतलब दिमाग में जो इमोशंस हैं, ठीक है, अलग अलग भावनाएं जो बिल्कुल सर चढ़ करके बोलने लगी, ठीक है, काफी उत्तेजित हो गए जब दोनों फैमिलीज को पुलिस स्टेशन जो है वो लास्ट डे जो है वो ले जाया गया। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का नंबर डी जो है बिल्कुल यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। बच्चों बहुत शानदार क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। प्लीज सेशन को लाइक करते रहिएगा और शेयर करिएगा। शेयर करना मैंडेटरी है उन सारे बच्चों के लिए। अगर आपने एक बार शेयर कर दिया, फिर आपको लगता है कि आपके 2-3 ग्रुप्स और हैं, उसमें भी शेयर करना बाकी है, सो प्लीज प्लीज एक बार शेयर कर दीजिए। फेसबुक पे है, इंस्टा पे है, टेलीग्राम ग्रुप्स में आप होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप आप होंगे, प्लीज उस पर शेयर कर दीजिएगा। और जितने नए बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना साथ ही साथ पढ़ते हुए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ? Work at all the court complexes was paralyzed as lawyers went on a day-long strike. Went on a day-long strike. बिल्कुल करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर विल बी ई। क्या हो जाएगा? ऑन अ day-long strike. बिल्कुल करेक्ट है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, तो नंबर 5 का जो आपका आंसर हो गया, नंबर ई हो गया, नो आपका करेक्शन रिक्वायर्ड। ठीक है, ऑन अ डे लॉन्ग स्ट्राइक बिल्कुल करेक्ट है। स्ट्राइक यहां पे क्या है? नाउन है। डे लॉन्ग जो है यहां पे आपका क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव बन जाएगा। लेकिन ये पूरा को लेकर अगर आप चलेंगे, अ डे लॉन्ग स्ट्राइक, तो ये पूरा का पूरा आपका कंपाउंड नाउन्स की तरह इस्तेमाल होगा। ठीक है, कंपाउंड नाउन की तरह इस्तेमाल होगा, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ई नंबर। ठीक है, 5 नंबर खत्म हो गया। इन 5 में से किसका कितना नंबर आया? 5 आउट ऑफ 5 किसी का आया क्या? एक बार चेक बताइए मुझे। 5 आउट ऑफ 5, एनीबडी हु स्कोर्ड 5 आउट ऑफ 5? पीपल, एनीवन हु स्कोर्ड 5 आउट ऑफ 5? गुड मॉर्निंग everyone. So anyone who scored 5 out of 5? Okay, नंबर ई, नंबर सी, नंबर ई, नंबर, देखो परफेक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लायक। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। फिर से ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले याद रखिएगा, दिस इज फॉर योर इंग्लिश का जो बैच है, इंग्लिश फाउंडेशन का जो बैच है, ठीक है, जिसमें हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक टू बिल्कुल एकदम जेनिथ लेवल तक हम लोग जाएंगे, एकदम 0 टू जेनिथ। ठीक है, ये आपका 12 ऑफ जून से स्टार्ट हो रहा है। सारा इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं। प्लस ये आपका 12 से 2 PM 2 घंटे का एक सेशन रहेगा, 2 आवर्स का एक सेशन रहेगा, याद रखिएगा। और 60 प्लस क्लासेस हैं इसमें, 60 प्लस आवर्स की। ठीक है, और मैंने ही डिजाइन किया है, तो याद रखिएगा ये 66 प्लस आवर्स की क्लासेस है, प्लस बीच बीच में एक्स्ट्रा क्लास भी हम देते रहते हैं। तो सोचिए कितने मतलब कि बारीकी से, कितने जबरदस्त तरीके से इस कोर्स को जो है वो डिजाइन किया है मैंने। ठीक है, प्राइस आपको दिख रही है 1599, लेकिन याद रखिए बच्चों, Y194 ये कोड अगर आप अप्लाई करते हैं ऐप के थ्रू जा करके, तो आपको 57% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। और ये प्राइस जो है वो आपकी समवेयर 600 प्लस में, 630-40 ऐसे ही कुछ में आप इस पर्टिकुलर जो बैच है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बिल्कुल वेट ना करिए कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में जैसे ही जून फर्स्ट वीक आ जाए, हो सकता है जून 1 में इसके जो आप डिस्काउंट परसेंटेज वो घटा दिया जाए। जाहिर सी बात है, स्टार्ट में तो कम ही होता है, मे एंड है तो हाई है इसके डिस्काउंट परसेंटेज, आपको फायदा होगा। सो प्लीज एक बार जल्दी से विजिट करें, ऐप इंस्टॉल करें और उसके बाद Y194 कोड अप्लाई करके इस बैच को जल्दी से ज्वाइन करें। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इसके अलावा आप कोई भी दूसरा आप कोई भी परचेज कर सकते हैं, एनी परचेज, कोई भी प्रोडक्ट, टेस्ट सीरीज हो गए हमारे, कोई भी दूसरे बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं, मेंस का बैच, ठीक है, मेरा उड़ान का बैच, किसी भी दूसरे फैकल्टीज का बैच, कुछ भी आप यहां पे ज्वाइन कर सकते हैं, आप एनरोल कर सकते हैं। सेम याद रखिएगा, ऐप इंस्टॉल करने के बाद Y194 कोड आप अप्लाई करिएगा तो ईद का एक डिस्काउंट भी चल रहा है, 57%, एक ह्यूज डिस्काउंट के साथ आप किसी भी बैच, किसी भी टेस्ट सीरीज, किसी भी महापैक को एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 to 10 देख लो। Read each sentences to find out whether there is any grammatical or idiomatic error in it. इसका मतलब कि यहां पे आपको क्या फाइंड आउट करना है? एरर फाइंड आउट करना है। ठीक है, नेक्स्ट।
काफी इजी है ये बच्चों। महेश द अकाउंटेंट हु वाज जूनियर इन लिखा हुआ है, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका जूनियर टू। एडजेक्टिव मैंने पढ़ाया था जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, पोस्टीरियर, अल्टीरियर, प्रायर, प्रेफर, है ना। आपका इन सब के साथ जो है आप क्या इस्तेमाल करते हैं, इंफीरियर, सुपीरियर, इन सब के साथ आप कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं, टू इस्तेमाल कर सकते हैं। एल्डर के बाद भी आप टू इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा। थोड़ा सा डिफरेंस इसी में है, एल्डर के साथ टू आता है और ओल्डर के साथ जो है आपका देन आता है। बस आपको यही याद रखना है, मतलब इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर जो है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैच करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, फ्रॉम द लास्ट मंथ, ठीक है, पिछले एक मंथ से मैंने आपको क्या बोला था कि याद रखिएगा, अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है फ्रॉम और टाइम, ठीक है, और ये अगर आपका पास्ट टाइम लिखा हुआ है और उसके बाद कोई कंटिन्यूअस एक्शन बोला गया है, कोई भी कंटिन्यूअस एक्शन बोला गया है, देखो जैसे यहां पे फ्रॉम आ गया, ठीक है, फिर यहां पे पास्ट टाइम आ गया, पिछले एक मंथ से ये काम हो रहा है, वो काम हो रहा है, और उसके बाद देखो हैज बीन वर्किंग, ये आपका कंटिन्यूअस फॉर्म आ गया। तो ये जो फ्रॉम है यहां पे आप क्या इस्तेमाल करते हैं, सिंस या फिर फॉर इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं, सिंस या फिर फ्रॉम। ये फ्रॉम हट जाता है और उसकी जगह पे सिंस या फिर फॉर जो है वो आपका इस्तेमाल हो जाता है। सिंस कब इस्तेमाल होता है, सिंस इस्तेमाल होता है फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम में, फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम में। ये सारा चीज आपको मैं बता चुका हूं। आज मॉक टेस्ट है, इसलिए मैं आपको सिर्फ एक एक हिंट दे रहा हूं कि कहां कहां पे एरर है। अदरवाइज डिटेल्ड आपको जो रूल्स वगैरह है वो आपको मंडे टू फ्राइडे होंगे, लेकिन सैटरडे जस्ट बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन है, हम लोग ज्यादा से ज्यादा 45-50 मिनट में हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं आपको सिर्फ हिंट देते हुए चल रहा हूं कि कहां कहां पे एरर है। ठीक है, और फॉर आता है जहां पे हम पीरियड या फिर ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात करते हैं, ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें मैं करवा चुका हूं, याद रखिएगा। और ये सारी चीजें आपके बिल्कुल एकदम बेसिक फाउंडेशन से जुड़ी हुई, याद रखिए, इसलिए स्ट्रॉन्ग करिए अपना फाउंडेशन और बेसिक्स। ठीक है, तो यहां पे फ्रॉम नहीं होगा, और सिंस और फॉर में से अगर हम लोग देखें तो कौन सा होगा, यहां पे आपका फॉर हो जाएगा, इसलिए क्योंकि ये आपका ड्यूरेशन है पिछले एक मंथ से। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए जो है वो आपका एरर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसका आंसर क्या होगा, व्हेन आई रिसीव द लेटर, जब मुझे वो लेटर मिला, द डेट ऑफ द इंटरव्यू वाज ऑलरेडी ओवर, जो इंटरव्यू का जो डेट था वो ऑलरेडी ओवर हो गया। मुझे इस सेंटेंस से याद आ गया, मेरी छोटी दीदी के साथ भी ऐसा ही हो गया था। उनका स्टेनो का एक्सचेंज से स्टेनो का उनका लेटर आया था, तो जब उन्होंने लेटर देखा तो उनका इंटरव्यू जो है वो जो मतलब स्टेनोग्राफर का जो इंटरव्यू का जो डेट था वो 4 दिन पहले का था और 4 दिन बाद जाकर के लेटर आया, है ना। सो व्हेन, ये पूरा क्या है, पास्ट टेंस में होगा ना यहाँ पे, क्योंकि पास्ट इवेंट के बारे में बात की जा रही है, पास्ट इवेंट के बारे में ही बात की गई यहाँ पे, तो रिसीव नहीं होगा, यहां पे क्या होगा आपका, व्हेन आई रिसीव्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म हो जाएगा, मतलब यहां भी आपका ए नंबर जो है बिल्कुल यहां पे गलत है। ठीक है, आगे बढ़ गए, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, इफ ही हैड रिक्वेस्टेड अस अर्लियर, इट वॉज एविडेंट, ये बिल्कुल प्रत्यक्ष था, क्लियर था, वी हैड हेल्प्ड हिम, कि हमने उसकी मदद की होती, इफ, अगर ही हैड रिक्वेस्टेड अर्लियर, इसका मतलब कि अगर उसने हमें पहले रिक्वेस्ट किया होता तो हमने उसकी मदद की होती। अब ध्यान देना, इफ ही हैड रिक्वेस्टेड अर्लियर, ये वाला जो सेंटेंस है ये आपका कंडीशनल है ना, ये आपका कंडीशनल सेंटेंस है, और वी हैड हेल्प्ड हिम, ये वाला आपका क्या हो गया, मेन या फिर प्रिंसिपल सेंटेंस है। ध्यान देना, ये सारे रूल मैं आपको करवा चुका हूं, लेकिन जस्ट बिकॉज ये आपका क्या है, ठीक है, ये प्रिंसिपल सेंटेंस हो गया। अब जस्ट बिकॉज आज एग्जाम हो रहा है इसलिए मैं बस टच करके आपको जा रहा हूं। ठीक है, देखो अब यहां पे कंडीशनल सेंटेंस, अब देखो कंडीशनल सेंटेंस किस में है, फ्यूचर परफेक्ट में है ना,
फ्यूचर परफेक्ट में है ना कंडीशनल सेंटेंस। फ्यूचर परफेक्ट का मतलब क्या होता है, सॉरी पास्ट परफेक्ट में। कंडीशनल सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या होता है, हैड रहेगा और उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। ये देखो हैड भी है और उसके साथ ये वर्ब का थर्ड फॉर्म भी है। तो अगर कंडीशनल सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट में होता है तो मेन सेंटेंस को किस में होना चाहिए, मेन सेंटेंस को भी फ्यूचर परफेक्ट में होना चाहिए। मतलब क्या हो रहा है, फ्यूचर परफेक्ट का इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट का मतलब आपका हो जाएगा विल लगा दो या फिर वुड लगा दो या फिर कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब जो कि फ्यूचर इंडिकेट करता है, प्लस उसके साथ हैव आ जाएगा, प्लस उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा। मतलब विल हैव बीन, ठीक है, विल हैव वर्ब थर्ड V3 या वुड हैव V3, शुड हैव V3, शैल हैव V3, ठीक है, कुड हैव V3, माइट हैव V3, मतलब कोई भी एक ऐसा ऑक्सिलरी जो आपको फ्यूचर इंडिकेट करे। ठीक है, सो वी हैड हेल्प्ड हिम की जगह यहां पे क्या हो जाएगा, वी वुड हैव हेल्प्ड हिम। ठीक है, क्या हो जाएगा यहां पे, इसका मतलब यहां पे आपका बी नंबर जो है आपका एरर आ गया। क्या हो गया, हमने उसकी मदद की होती अगर उसने हमें टाइम पे बता दिया था, अगर उसने हमें टाइम पे रिक्वेस्ट पहले कर दिया होता तो हम उसकी मदद कर चुके होते। तो इसका मतलब आपका जो कंडीशनल सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट है, तो जो मेन सेंटेंस प्रिंसिपल सेंटेंस है ये वाला, वो किस में चला जाएगा, वो भी आपका किस में चलाएगा, फ्यूचर परफेक्ट में। मतलब कंडीशन अगर परफेक्ट है तो मेन सेंटेंस भी परफेक्ट आएगा। कंडीशनल सेंटेंस अगर सिंपल फ्यूचर है तो मेन सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर होगा। ये सब करवा चुके हैं, मंडे एरर करेक्शन की मैं क्लास ले रहा हूं, ये सारे रूल्स फिर से रिपीट होंगे, क्लास मिस मत करना। ठीक है, तो इसका आंसर आपका नंबर बी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखो आपका क्या आ गया, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। अच्छा, नंबर 10 जो है यहां पे शायद मैं जो है भूल गया हूं करना, चलो ठीक है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस देयर इज अ ब्लैंक स्पेस, बिलो ईच सेंटेंस देयर आर 4 अदर वर्ड्स, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स दैट मस्ट फिल द ब्लैंक एंड मेक द सेंटेंस करेक्ट। इसका मतलब कि अब हम आ चुके हैं फिलर्स पे। अब हम किस पे आ चुके हैं, फिलर्स पे आ चुके हैं। ठीक है, जल्दी से फिलर्स, ये रहा आपका क्वेश्चन। वाह, 4x4, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, शानदार। 3x4, 4x4, 7x9, अरे वाह, बहुत मस्त आप लोगों का आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। याद रखिएगा बेसिक्स और फाउंडेशन, क्योंकि लैंग्वेज है, इंग्लिश इज ऑल अबाउट लैंग्वेज, इंग्लिश पूरा का पूरा लैंग्वेज है बच्चों, याद रखिएगा। इसलिए नींव जितनी मजबूत होगी, आपका बेस जितना स्ट्रांग होगा, फाउंडेशन जितना स्ट्रांग होगा, उतना ही फायदा है। क्योंकि अभी इंग्लिश के सारे आप देख सकते हैं, लेवल भी आपका कैट लेवल तरीके से हो रहा है, सारी चीजें इसी तरीके से जा रही है, तो इसी तरीके से हमें भी अपना प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करना है। ठीक है, चलो अब इसका आंसर आपका क्या हो गया, नंबर 11। In the old society, owing to the cruel exploitation and successive years of tangled warfare among warlords, the laboring people led a dash life. Led a dash life. अब आपका बताओ क्या हो जाएगा, led a dash life, बताओ। सारा का सारा यहां पे देखो, क्या मैं आपको सिर्फ एक तरीका बता रहा हूं, देखो तरीका बता रहा हूं किस तरीके से अप्रोच होना चाहिए। Owing to the cruel exploitation, नेगेटिव आ गया, and successive years of tangled warfare, नेगेटिव आ गया। ठीक है, among warlords, the laboring people, कष्ट करने वाले जो लोग हैं, ठीक है, exploitation के साथ साथ, ठीक है, warfare, युद्ध लड़ाई के बीचों बीच जो suffered people है, जो गरीब लोग हैं, ठीक है, जो मेहनत मतलब काफी ज्यादा जो मेहनत करके दो पैसा कमाते हैं, वो सारे के सारे सब सारी नेगेटिव आ रही है। तो ये लोगों ने डैश लेड अ डैश लाइफ, इन लोगों ने इस तरीके का जीवन बिताया। तो किस तरीके का जीवन बिताया भाई, जाहिर सी बात है नेगेटिव वर्ड ही आएगा, गेटिंग माय पॉइंट। और यहां पे लेड अ डैश लाइफ, और लाइफ ऑलरेडी नाउन है, इसका मतलब कि ये वाला वर्ड आपका क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा, एक्सेप्टेंस, ANCE, नाउन आ गया। देखो इसीलिए मैं बोलता हूं अपना बेसिक क्लियर करें, बिल्कुल बेसिक क्लियर करें अपना। जो उड़ान 1 में है, नाउन चैप्टर में मैंने पूरा का पूरा बताया था कि ANCE, ENCE, टोटल 8 तरीके मैंने आपको बताए थे कि सेंटेंस में कोई भी वर्ड अगर आया तो 8 तरीके हैं जिससे आप पहचान सकते हैं किस तरीके से हम यहां पे नाउन पहचानेंगे। उसमें से एक ही है ANCE, नाउन है, खत्म। दूसरा लिखा हुआ है वैग्रेंट, शायद कल मैंने ये वर्ड डिस्कस किया था आपके वर्ड आपके वोकैब में, सुबह 8 बजे का वोकैब में, जिसका मतलब होता है आपका वेगाबॉन्ड, है ना, यायावर की जिंदगी। वैग्रेंट मतलब आवारों की जिंदगी, इधर से उधर भटकने की तरह, आज यहां पे कल वहां पे, फूड की तलाश में या फिर नौकरी की तलाश में, तो इसी तरीके का जीवन जीते थे जो कि लेबरिंग क्लास के पीपल, जो माइग्रेंट वर्कर है। तो बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। और इटिनरेंट इसी का एक सिनोनिम है, इटिनरेंट सिनोनिम है किसका, वैग्रेंट का।
ये भी आपको मैंने सिनोनिम में भी कल के सेशन में मैंने आपको बताया था। आप समझ सकते हैं वोकैब कितना इंपॉर्टेंट हो रहा है। इसका मतलब बी और सी यहां पे बिल्कुल सही हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपका TION नाउन हो गया, ये भी आपका खत्म हो गया, मतलब बी एंड सी आपका आंसर हो गया। सो डी इज योर आंसर। डी क्या हो गया आपका राइट आंसर, यहां पे हो गया नंबर डी। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट, क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, सबको समझ में आया? देखो, इवन इफ यू डोंट नो द आंसर यू कैन, मतलब हम बोल सकते हैं कि आप थोड़ा बहुत आंसर के करीब जरूर जो है आप पहुंच सकते हो, थोड़ा बहुत आंसर के करीब आप जरूर पहुंच सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। भाई बहुत बढ़िया, 700 हम लोग क्रॉस कर गए भाई, बहुत शानदार। 700 हम लोग क्रॉस कर गए। तो भाई शेयर करते रहिएगा, ठीक है, शेयर करते रहिएगा। जितना ज्यादा से ज्यादा बच्चे आ सकते हैं इस पर्टिकुलर सेशन में, इस पर्टिकुलर मॉक टेस्ट में, फायदा उतना ही है। देखो अप्रोच देखना इस सेंटेंस में भी, मस्त अप्रोच। द स्टूडेंट्स डैश एक्शंस टुवर्ड्स द टीचर, मतलब टीचर की तरफ स्टूडेंट का जो डैश एक्शन है, गॉट हिम सस्पेंडेड फ्रॉम स्कूल, नेगेटिव। इसका मतलब किस तरीके का उसका एक्शन होगा टीचर के प्रति, कुछ नेगेटिव। और डैश एक्शंस, एक्शंस यहां पे नाउन है, इसका मतलब हम किसी एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं जो नेगेटिव आएगा। समझ में आ रही है बात? किस लिए मैं कह रहा हूं कि आपका फाउंडेशन बेस नजदीक होना चाहिए। आप चाहे मुझे कितना भी भरा बुला कहो कि सर आप जो अपने बैचेस के बारे में बोल रहे हैं, यहाँ पे उड़ान 2.0 के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन बच्चों दिखाओ मैं जानबूझ कर कह रहा हूं, पूरे साल भर आपने मेहनत की और सिर्फ इंग्लिश के लिए आपका एग्जाम रुक गया, आपका कट ऑफ रुक गया, एग्जाम जॉब नहीं मिल पा रहा है, आपका एग्जाम आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो। इससे तो अच्छा ही है ना कि मैं बार बार उस बैच के बारे में बोलूं, ताकि आप जो है फाउंडेशन मजबूत कर सके। जितनी गाली देना हो दे लो भाई, मैं सुन लूंगा, लेकिन वाकई जब बच्चे कहते हैं कि सर सारा पार हो गया, इंग्लिश की वजह से क्लियर हो गया, बहुत बहुत तकलीफ होती है, बात मानो, है ना। अब देखो यहां पे क्या है, नेगेटिव आ गया और एडजेक्टिव होना है। फैंसीफुल, फैंसीफुल इसका मतलब कि बहुत ही हर्षोल्लास, हैप्पी वाला मीनिंग आ गया, फैंसी हैप्पी, ये आपका पॉजिटिव आ गया, खत्म। सीडेट का मतलब हो गया काम, ये अभी आपका पॉजिटिव हो गया, खत्म। जॉन्टी का मतलब क्या हो गया, बहुत ही मतलब एकदम क्या बोले, जॉन्टी का मतलब बहुत ही पैशन्ड, एकदम उत्तेजना से भरा हुआ, पैशन्ड, ठीक है। या फिर ईगर, जॉन्टी, ठीक है। या फिर और हम बोल सकते हैं एनकरेज्ड, एकदम उछल कूद करने वाला, उल्लास से भरा हुआ। और फ्लिपेंट का मतलब होता है नॉट सीरियस, ठीक है। डिसरेस्पेक्टफुल, डिसरेस्पेक्टफुल, ये सारे वर्ड्स की मीनिंग मैंने आपको बताए हैं, डिसरेस्पेक्टफुल। और ये आपका क्या है, ये आपका नेगेटिव मीनिंग दे रहा है। तो ओनली ए जो है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, मतलब कि ए वाला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिड यू गेट द अप्रोच? आपने अप्रोच देखा किस तरीके से हम चीजों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। गेट माय पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। चलो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? नॉट इवन द लीडिंग एक्सपर्ट्स इन क्रिमिनोलॉजी वुड अंडरस्टैंड द किलर्स डैश मोटिव्स। मतलब बोला जा रहा है कि जो क्रिमिनोलॉजी, जो कि अपराध के बारे में बहुत ज्यादा अध्ययन करते हैं, ठीक है, स्टडी ऑफ क्राइम, ठीक है, उनके एक्सपर्ट्स भी जो है कुड नॉट अंडरस्टैंड, उनके एक्सपर्ट्स भी समझ नहीं पाए द किलर्स मोटिव्स। मोटिव्स आपका क्या हो गया, किलर के इंटेंशंस को, नाउन आ गया और ये आपका एडजेक्टिव आ गया। तो किलर के डैश मोटिव्स को नहीं समझ पाए, किलर के डैश मोटिव्स को वो लोग नहीं समझ पाए। इसका मतलब कि यहां पे क्या हो जाएगा, मैं देख लेता हूं यहां पे क्या हो जाएगा। चलो एक मिनट भाई मेरे, एक सेकेंड। यस, देखो इसका मतलब यहां पे क्या हो गया, नेगेटिव ही आएगा यहां पे। डैश किलर के इंटेंशन को नहीं समझ सके, तो चलो देखते हैं। एनिग्मेटिक, एनिग्मेटिक का मतलब हो गया कंफ्यूजिंग, नेगेटिव आ गया। कंफ्यूजिंग एटीट्यूड हो सकता है, कंफ्यूजिंग मोटिव को समझ ही ना पाए। इम्पेनेट्रेबल, इम्पेनेट्रेबल का मतलब हो गया नॉट अंडरस्टैंडेबल। इम्पेनेट्रेबल, नॉट अंडरस्टैंडेबल, मतलब आप नॉट अंडरस्टैंडेबल,
मतलब उसके क्या ऑब्जेक्टिव थे, ठीक है, उसको आप पेनिट्रेट कर ही नहीं पाए, मतलब उस तक आप जा ही नहीं पाए, उस तक आप स्ट्राइक ही नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए। इनस्क्रूटेबल, देखो स्क्रूटेबल जो वर्ड वो निकला आपका स्क्रूटिनी से, स्क्रूटिनी इसका मतलब होता है एनालाइज करना, और इनस्क्रूटेबल का मतलब हो गया, इनस्क्रूटेबल का मतलब हो गया नॉट टू बी एनालाइज्ड, मतलब जिसको आप एनालाइज कर ही ना पाए, ठीक है। और अनट्रॉडन, अनट्रॉडन का मतलब होता है जिसपे कि ना चला हुआ हो, ठीक है, नॉट हैविंग वॉक्ड, अनट्रॉडन, नॉट हैविंग वॉक्ड ऑन, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं कि नई नई सड़क है, अभी इस पे से जो है वो चीजें जो है वो स्टार्ट नहीं हुई है, लोगों ने चलना स्टार्ट नहीं किया, सो दीज आर अनट्रॉडन रोड्स, इस तरीके से आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये वाला तो मीनिंग में ही नहीं आ रहा है, ए नंबर, बी नंबर और डी नंबर मीनिंग में आ रहा है, तो जाहिर सी बात है इसका आपका राइट आंसर क्या होगा, नंबर डी जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर दिस। ठीक है, इसका देखो आंसर क्या होगा, देखो as soon as the citizens learned their brutal leader, as soon as the citizens learned, जैसे ही citizens नागरिकों को पता चला कि उनका brutal leader, यहां नेगेटिव आ रहा है, was dead, brutal leader जो है वो मर गया, जैसे ही पता चला they burned a/and dash of his image, उन्होंने उनके इमेज का एक डैश है वो जला दिया, मतलब पुतला जला दिया, मतलब उन्होंने उनका एक a/and है, इसका मतलब ये वाला क्या आएगा, एक नाउन आएगा, तो उन्होंने उनके उसके इमेज का एक पुतला जो है वो जला दिया, ठीक है। तो चलो देखते हैं अलॉय, अलॉय का मतलब हो गया मिक्सचर, सारे मीनिंग्स आपको पता है। कन्वेक्स, कन्वेक्स का मतलब हो गया आपका आउटसाइड, आउटसाइड कर्व, कन्वेक्स और कन्वेक्स लेंस होता है ना, कनकेव, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एफिजी, देखो एफिजी का मतलब आपका हो गया पुतला, गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर हो रहा है। पुतला मतलब मॉडल, उसका एक पुतला बनाया और उसको जला डाला, ये हो सकता है। एलेजी जो होता है वो एक पोएम होता है, पोएम ऑफ लैमेंटेशन, यहां पे लिखता हूं पोएम ऑफ, पोएम नहीं पढ़ते इसको तो पोम पढ़ते हैं, है ना, पोम ऑफ लैमेंट, मतलब कि कोई मर गया है, उसके दुखों में जो रुदाली होती है ना, रुदाली राजस्थान की एक जो प्रथा थी जिसमें औरतें आकर के ब्लैक साड़ी बिल्कुल पहन वहन करके जब वो गाना गाती हैं किसी के लैमेंट में, सो दैट इज एलेजी, उस सॉन्ग को, उस पोएम को, पोम को बोलते हैं एलेजी, तो ये भी यहाँ पे मीनिंग नहीं होगा, तो सी नंबर हो रहा है, इसका मतलब कि ये वाला हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया। गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर हो गई बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, चलो अब देखो, बताओ जल्दी इसका आंसर क्या होगा, कम ऑन। देखो यहां बोला क्या, एवरीवन इज एक्साइटेड, सारे के सारे लोग एक्साइटेड थे अबाउट द आइडिया, सारे के सारे लोग एक्साइटेड थे अबाउट द आइडिया ऑफ द हैंडसम एथलीट, जो हैंडसम एथलीट था, सारे के सारे लोग बिल्कुल एकदम क्या थे, बहुत एक्साइटेड थे इस बात को सोच करके, द हैंडसम एथलीट प्लेइंग अ डैश स्पाई इन द न्यू मूवी, कि ये जो हैंडसम एथलीट था वो एक डैश जासूस का रोल कर रहा था नए मूवी में, ठीक है, डैश जासूस का रोल कर रहा था। अब यहां पे आप पॉजिटिव जासूस भी बोल सकते हो या फिर आप नेगेटिव जासूस भी बोल सकते हो, लेकिन होगा एडजेक्टिव, होगा एडजेक्टिव, ठीक है। चलो वेगाबॉन्ड स्पाई इन द न्यू मूवी, वेगाबॉन्ड स्पाई इन द न्यू मूवी, मतलब ये क्या बोल रहा है कि एवरीवन इज एक्साइटेड, बहुत ज्यादा जो एक्साइटेड था कि जो हैंडसम एथलीट था प्लेइंग अ वेगाबॉन्ड स्पाई इन द न्यू मूवी, मतलब नए मूवी में वो एक आवारा जासूस की तरह जो है वो उसका रोल कर रहा था। सो देखो वेगाबॉन्ड जो है आप मीनिंग वाइज यहां पे पुट नहीं कर सकते,
मीनिंग वाइज यहां पे पुट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप देखें यहां पे सही तरीके से तो पॉजिटिव स्पाई होगा, क्योंकि ये सारा का सारा जो है पॉजिटिव मीनिंग में आ रहा है, सारा का सारा। देखो हैंडसम एथलीट, ये भी आपका पॉजिटिव मीनिंग में आ रहा है, ठीक है। डैश स्पाई, जासूस का रोल करा था, जासूस का रोल जाहिर सी बात है देश की भलाई के लिए करेगा जनरली अगर हम मीनिंग देखें, ठीक है। इन द न्यू मूवी, तो कोई पॉजिटिव वर्ड चाहिए, तो चलो वेगाबॉन्ड नेगेटिव आवारा नहीं होगा। ऑल एस, ऑल एस का ऑफुल का मतलब होता है भयानक, ऑल एस का मतलब हो गया बिल्कुल सिंपल सा, है ना, बिल्कुल सिंपल सा, इनोसेंट। चलो ये हो सकता है आपका पॉजिटिव बोल दिया मैंने। मेटिकुलस का मतलब हो गया परफेक्ट, मेटिकुलस मतलब बिल्कुल एकदम बारीक जासूस का रोल किया था, परफेक्ट हो सकता है। सुपरफ्लुअस का मतलब हो गया इनफ, सुपरफ्लुअस मोर देन इनफ जिसको बोलते हैं, जरूरत से ज्यादा, ये भी होगा नहीं, ये सारे खत्म होगा। मतलब डी नंबर जो है वो आपका एक बार आंसर सही हो रहा है, लेकिन ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपका आंसर यहां पे क्या हो गया, नंबर ई जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो गया, क्योंकि इसमें ऑप्शन जो है वो मैच आपका नहीं कर रहा है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। नंबर 15 एक बार देखिएगा क्या मैंने इसका आपको एक्सप्लेनेशन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, ये देखो आपका क्या लिखा गया है, बिलो इन ईच क्वेश्चन सम फ्रेजेस आर गिवन, फाइंड द फ्रेज विच इज नॉट रियली कंट्रीब्यूटिंग टू द मेन थीम ऑफ द सेंटेंस और फाइंड आउट द ऑड फ्रेज एंड देन रीअरेंज द रिमेनिंग फ्रेज। ये देखो ये एक न्यू पैटर्न है आपके रीअरेंजमेंट का, दिस इज अ न्यू पैटर्न ऑफ योर रीअरेंजमेंट। ठीक है, नया पैटर्न है ये आपका रीअरेंजमेंट का, जिसमें आपको ये बोला गया है कि 5 सेंटेंसेस हैं। ठीक है, जैसे ये रहा आपके लिए क्वेश्चन, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं। देखो इसमें आपके क्या है, 5 पार्ट्स हैं। देखो ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। मैं आपको फिर से दे दूंगा, टाइमर ऑन कर दूंगा, लेकिन 5 इसमें आपके पार्ट्स हो गए, ए बी सी डी। सबसे पहले आपको ये पता लगाना है, आप देखोगे कि रीअरेंज जब किया गया तो सिर्फ 4 ही का किया गया है ना। तो सबसे पहले आपको ये पता लगाना है कि कौन सा रॉन्ग पार्ट है, कौन सा जो है रॉन्ग पार्ट है या फिर आपका इनअप्रोप्रिएट है। इनअप्रोप्रिएट पार्ट है मतलब कि उस पार्ट की, उस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द सेंटेंस की इस पैराग्राफ में कोई जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आपको वो वाला पार्ट फाइंड आउट करना है, उसको हटा देना है, और बाकी जितने आपके बचेंगे वो आपको यहां पे अरेंज करना है। गेटिंग माय पॉइंट, समझ मेरी बात है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, हटाना है जो इनअप्रोप्रिएट पार्ट है, मतलब कि कोई एक ऐसा पार्ट है जो इससे कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो जो डिस्कनेक्टेड पार्ट है उसको हटाना है। बाकी जो आपके बच गए 4 लाइंस उसको आपको अरेंज करना है। ठीक है, अब बताइए क्या होगा इसका आंसर, एक बार मैं फिर से ऑन कर देता हूं। देखो सबसे पहले इस तरीके के सेंटेंसेस में, सबसे पहले इस तरीके के सेंटेंसेस में आप जो है वो पेयर खोजते चलें, पेयर। जैसे देखो यहां पे जब हम पढ़ रहे हैं एन एक्ट पास्ड 8 years ago, एक जो एक्ट है, ठीक है, एन एक्ट पास्ड 8 years ago, कंप्लीट सेंटेंस है, एक एक्ट जो है 8 साल पहले लागू किया गया। ठीक है, अब दैट से या फिर किसी चीज से जोड़ा जाना चाहिए था, लेकिन किसी भी चीज से जोड़ा नहीं गया। इसका मतलब अगर इससे हम सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं तो ये तो गलत होगा। हाँ, हो सकता है कि किसी के बीच में ये वाला आ जाए। स्टेट्स हैव टू नोटिफाई, स्टेट्स को नोटिफाई करना है द प्राइवेट स्कूल्स ऑन बिहाफ, ऑन बिहाफ मतलब उनकी तरफ से। सो ऑन बिहाफ के बाद हम क्या लिखते हैं, ऑन बिहाफ ऑफ लिखते हैं ना। इसका मतलब इतना पता चल गया हमें कि सी और डी जो है वो हमारे एक साथ पेयर बन रहा है। ऑन बिहाफ ऑफ द चिल्ड्रेन एडमिटेड अंडर सेक्शन 12(1)(c), 12 सेक्शन अंडर सेक्शन 12(1) और सी, मतलब कि सेक्शन 12(1)(c) के अंदर जितने भी चिल्ड्रन आते हैं, ठीक है, ऑन बिहाफ है उनके तरफ से। ठीक है, इसका मतलब बी और इसका मतलब सी और डी एक साथ होंगे, तो सी और डी एक साथ हैं, सी और डी एक साथ हैं, ये हमारा खत्म हो गया। ठीक है, सी और डी एक साथ हैं। अब देखो एन एक्ट पास्ड 8 years ago, ठीक है, एन एक्ट पास्ड 8 years ago। अब देखो ए से तो हम सेंटेंस शुरू कर नहीं सकते, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है एक जो एक्ट है वो 8 साल पहले लागू कर दिया गया, लागू हुआ। अब उसके बाद एन एक्ट 8 साल पहले लागू हुआ, की से जोड़ना चाहिए था, मतलब ए नंबर जो पार्ट है वो बिल्कुल बेकार पार्ट है, उससे कुछ हम जोड़ नहीं पा रहे, तो ए नंबर भी हमारा गलत हो गया। तो या तो हमारा आंसर बी होगा या फिर हमारा आंसर नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि नो करेक्शन रिक्वायर्ड भी तो होगा नहीं, क्योंकि ए नंबर खुद ही हमारा गलत है। ठीक है, अब नन ऑफ दीज एक बार चेक कर लेते हैं। बी नंबर पहले स्टार्ट हो रहा है कि स्टेट्स हैव टू नोटिफाई। ठीक है, स्टेट्स को जो है नोटिफाई करना पड़ेगा, स्टेट्स को बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा, पर चाइल्ड कॉस्ट।
हर एक बच्चे के ऊपर कितना कॉस्ट आ रहा है ये उसको बताना पड़ेगा। सो स्टेट्स हैव टू नोटिफाई पर चाइल्ड कॉस्ट, हर एक बच्चे के ऊपर कॉस्ट जो बताना पड़ेगा टू पे मतलब कि टू पे द प्राइवेट स्कूल। मतलब क्या हो रहा है कि स्टेट्स को हैव टू नोटिफाई, कि स्टेट्स को ये नोटिफाई करना पड़ेगा कि जो भी पर चाइल्ड कॉस्ट पड़ रहा है वो उन्हें पे करना पड़ेगा। किसको पे करना पड़ेगा? किसी को तो पे करना पड़ेगा। सो पे द प्राइवेट स्कूल्स, पे द प्राइवेट स्कूल्स, बिल्कुल सही आ रहा है। पे द प्राइवेट स्कूल्स ऑन बिहाफ ऑफ द चिल्ड्रन एडमिटेड अंडर सेक्शन 12(1)(c). इसका मतलब कि BECD जो है हमारा बिल्कुल यहां पे सही आंसर हो गया। गेटिंग माय पॉइंट? इतना करेक्ट आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आप आंसर करिएगा, मैं आपको सिर्फ अब आंसर्स बताते हुए चलता हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। टाइम हो रहा है बच्चों, बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, इसलिए मैं अभी आपको सिर्फ आंसर बोलते हुए चलूंगा, ठीक है। आप लोग जब ये आंसर आपका गलत होगा या सही होगा, आप लोग री एनालाइज करिएगा एक बार फिर से जब ये सेशन खत्म होगा, ठीक है, उसके बाद। अच्छा, जब मैं ये बोलता हूं कि जब ये सेशन खत्म होगा उसके बाद ये काम करना वो काम करना, करते हो? बिल्कुल नहीं करते हो, और इसीलिए जरूरत पड़ती है। देखो पता है मैं हमेशा क्यों कहता हूं कि टच में इसलिए रहिएगा क्योंकि थ्रस्ट की जरूरत पड़ती है। अगर मतलब कि क्लास 1 से लेकर के, देखो अगर आपको स्कूल की सारी किताबें घर में भी दे दी जाए, ठीक है, तो भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी स्कूल्स का निर्माण स्टैब्लिश किया जा रहा है। क्यों? इसलिए क्योंकि वो एक रूटीन रहता है, एक थ्रस्ट रहता है, हर दिन आपके दिमाग में एक हैबिट बन जाती है आपकी। और सुबह ही मैंने बोला था ना, फ्यूचर को अगर आपको बदलना हो तो फ्यूचर मत बदलो, हैबिट्स को बदलो। हैबिट्स को बदलेंगे तो हैबिट अपने आप जो कैरेक्टर बनेगा, और कैरेक्टर जो है वो बदलेगा फ्यूचर को, ठीक है। तो नंबर 17 का देखो आंसर मैं आपको बताते जाता हूं। नंबर 17 का जो आंसर है वो है आपका नंबर ए। द आंसर ऑफ नंबर 17 इज ए, ठीक है। आंसर ऑफ नंबर 17 इज ए। मैच करते हुए चलना एवरीवन। द आंसर ऑफ नंबर 17 इज ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो इसका आंसर आपका क्या होगा? द आंसर इज नो करेक्शन रिक्वायर्ड, मतलब बिल्कुल सही है सारे के सारे, ABCDE बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो द आंसर विल बी E। 18 का आंसर आपका नंबर E हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, अब देखो इसका आंसर आपका क्या है। ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है ये आपका गलत पार्ट है। इसका आंसर जो है आपका है C, ठीक है। इसका आंसर आपका क्या है? नंबर C। बिल्कुल मैच करते हुए चलेगा कि आंसर क्या है सबका, क्योंकि क्वेश्चन अभी और भी हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। देखो इसका आंसर एक्चुअली क्या है, नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर है। मतलब जो भी ऑप्शन इसमें दिए हुए ना, ये सारे ऑप्शन इसके गलत हैं। देखो क्या होगा, यहां पे बोला जा रहा है इट इज कॉमनली अंडरस्टूड ग्रेट मीटियोराइट इंपैक्ट ऑन द अर्थ 66 मिलियन ईयर्स अगो विद अ बैंग वाइप्ड आउट बाय अ। मतलब क्या हो रहा है, बाई अ लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि अ के बाद हम क्या लिखेंगे? वाइप्ड आउट, मतलब बिल्कुल मिटा दिया गया, बाई द्वारा एक डैश के द्वारा मिटा दिया गया। तो ए के बाद आप क्या लिखोगे? कोई ना कोई नाउन लिखोगे, क्योंकि आर्टिकल्स के बाद नाउन आता है। तो अ के बाद हम क्या लिख सकते हैं? अ मीटियोराइट ये है, तो इसका मतलब अ ग्रेट मीटियोराइट। या तो आप आर्टिकल के बाद ए एंड दी के बाद, देखो ये यही है आपका बेसिक, है ना। इसके बाद आप क्या लिखेंगे? इसके बाद या तो आपने नाउन लिखा,
ठीक है, या तो आपने कैसे लिखा, आपने एडजेक्टिव प्लस नाउन लिखा, लेकिन ऐसे ही फॉर्मेट आएगा आपका। देखो अ ग्रेट मीटियोराइट, इसका मतलब कि सी और बी जो है ये बिल्कुल बराबर आ रहे हैं आपके, सी और बी बिल्कुल बराबर आ रहे हैं। देखो कहीं भी सी और बी है ही नहीं, कहीं भी सी और बी आपके है ही नहीं। इसका जो राइट आपका आएगा वो आएगा ए डी सी और बी, ये आपका राइट आपका आएगा, मतलब डी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। इसका जो आपका राइट अरेंजमेंट आएगा वो आएगा ए डी सी बी। ठीक है, क्लियर हो गया, ए डी सी और बी इसका आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। और यहां पे आपका लिखा हुआ ईडियम और फ्रेज का क्वेश्चन, ये आपका किसका है, ईडियम और फ्रेज का क्वेश्चन। तो जल्दी से ईडियम और फ्रेज के ऊपर भी चल पड़ते हैं भाई। देखो अबव बोर्ड इसका मीनिंग क्या होता है। देखो एसबीआई के लिए, अगर आप एसबीआई के लिए ईडियम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ध्यान दो, अबव बोर्ड का मतलब होता है ऑनेस्ट। अबव बोर्ड इसका आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ई बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सब्जर्वियंस का मतलब होता है आप बिल्कुल क्या बोल सकते हैं, ह्यूमिलिटी नहीं बोलेंगे, हम्बलनेस। ठीक है, मतलब ओबे 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 करना। ठीक है, मतलब कोई भी चीज कोई अगर बोलता है, ठीक है, उसकी बात को बिना कोई क्वेश्चन के चुपचाप स्वीकार कर लेना, दैट इज सब्जर्वियंस। ठीक है, अक्यूएसेंस ये इसका राइट आंसर है, अक्यूएसेंस, ACQUIESCENC, अक्यूएसेंस, आई थिंक अक्यूएसेंस, ACQUIESCENC, आई थिंक यही होगा। एक बार स्पेलिंग आप लोग जरूर चेक करें, मैं ही स्पेलिंग चेक कर देता हूं यार, नहीं तो बाई चांस कोई और देखेगा तो सब बोलेंगे कि हाँ संतोष सर ने स्पेलिंग गलत लिख दी। ACQUIESCENCE, अक्यूएसेंस, ये सही है, ACQUIESCENC, ACQUIESCENC। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। ठीक है, तो चलो ये आपका आंसर हो गया नंबर 21 का ई। 22 चलो अब इसका आंसर आपका क्या आएगा, एल्बो ग्रीज। देखो ध्यान देना, एल्बो ग्रीज का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्बो ग्रीज। एल्बो ग्रीज का मतलब होता है टॉयल, बहुत ज्यादा हार्डवर्क या फिर एफर्ट्स। ठीक है, तो इसका आंसर आपका आ गया नंबर डी, बहुत ही ज्यादा टॉयल। टॉयल मतलब होता है एफर्ट, बहुत ज्यादा मेहनत करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 23। देखो कास्ट एस्पर्शन, देखो कास्ट का मतलब होता है थ्रो करना। ठीक है, और एस्पर्शंस का मतलब हो गया डिसलाइक। डिसलाइक थ्रो करना, इसका मतलब क्या हो रहा है कि दूसरों को इंसल्ट करना, एम्बैरेस करना, गाली देना। तो इसका राइट आंसर आपका हो गया नंबर बी, जो है बिल्कुल राइट आंसर हो गया, मतलब हो गया अब्यूज। ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एनेक्स का मतलब होगा जोड़ना। ठीक है, अडोर का मतलब प्यार करना, ये ठीक है, अडोर, अडोर का मतलब क्या होता है, प्यार करना, तारीफ करना, प्रशंसा करना, दैट इज अडोर। ठीक है, सो 23 का आंसर हो गया नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। बताओ, यू शुड ऑलवेज ट्राई एंड शूट फॉर बीइंग, यू शुड ऑलवेज ट्राई एंड शूट फॉर बीइंग अबव पास सो दैट यू नो यू मेड समथिंग फॉर योर टाइम। बोला जा रहा है कि आपको
सॉरी, आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए अबव पार बनने की, अबव पार बनने की मतलब कि एक्सक्यूजिट बनने की, एक्सक्यूजिट, ठीक है, एक्सक्यूजिट, एक्सक्यूजिट मतलब क्या होता है कि मोर देन नॉर्मल, मतलब परफेक्ट एक तरीके से आप अगर बात करें, ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या, अबव पार का मतलब हो गया कि बेटर। व्हाट यू मीन बाय अबव पार? अबव पार का आपका मतलब हो गया बेटर, बेटर देन एवरेज, और नॉर्मल, ठीक है। तो और एक्सक्यूजिट का मतलब भी होता है परफेक्ट, ठीक है, एक्सक्यूजिट अमाउंट, बिल्कुल एकदम परफेक्ट अमाउंट, जितना चाहिए उतना एकदम परफेक्ट, ठीक है। सो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, नंबर ए आ जाएगा। मीडियोकर का मतलब एवरेज हो गया। नेविगेबल का मतलब क्या हो गया, आप जिसको लीड कर सकते हैं, आराम से गाइड करने लायक, ठीक है। ड्विंडल का मतलब हो गया डिमिनिश, घटना जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, रिड्यूस होना, ठीक है। तो आंसर इसका हो गया नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ये आप बताइए क्या होगा। एक्सपैटिएट, ध्यान देना, एक्सपैटिएट का मतलब आपका हो गया एक्सप्लेन करना, पूरा इन डिटेल लिखना, ठीक है। इंपेयर का मतलब आपका क्या हो गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंपेयर? इंपेयर का मतलब हो गया डैमेज, या फिर एक और मीनिंग आप लिख सकते हो, वीकन लिख सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट? इंपेयर का मतलब आपका क्या हो गया, इंपेयर का मतलब भी आपका हो गया डैमेज करना, वीकन करना, ठीक है। एक्सपैटिएट का मतलब आपका एक्सप्लेन करना हो गया। टेपर का मतलब आपका हो गया रिड्यूस करना कोई चीज, या फिर डिमिनिश कर रहे हैं, ठीक है। स्लंप का मतलब भी हो रहा है रिड्यूस, ठीक है, या फिर डिमिनिश, डिक्लाइन, स्लंप, गिरावट जिसे बोल सकते हैं। और डोलफुल का मतलब हो गया हार्मफुल, ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट। तो बोला जा रहा है व्हेन शी हर्ड अस मॉकिंग हर, जब उसने सुना कि हम उसका मजाक उड़ा रहे थे, शी कास्ट डाउन हर बुक, ठीक है। कास्ट डाउन मतलब क्या हो गया, शी मतलब हम इस तरह से बोल सकते हैं उसने कास्ट डाउन हर बुक, इसका मतलब हो रहा है कि बहुत ही ज्यादा डिजेक्टेड जो है वो फील की। शी कास्ट डाउन हर बुक मतलब काफी ज्यादा डिजेक्टेड वो फील की, बहुत ही ज्यादा डीमोटिवेटेड फील की, और उसने क्या किया, बिल्कुल डिजेक्टेड फीलिंग में अपने बुक को जो क्या किया, फेंक दिया। अपने जो डिजेक्टेड एक फीलिंग के साथ ही अपने पूरे के पूरे बुक को उसने क्या किया, फेंक दिया। कास्ट का मतलब मैंने बोला था थ्रो करना, डाउन का मतलब क्या हो गया, नीचे, बहुत ही डिजेक्शन, बहुत ही ह्यूमिलिएशन में फेंक दिया। इसका मतलब ये कास्ट डाउन जो है वो क्या तरीके से इंपैक्ट लेके आ रहा है, नेगेटिव इंपैक्ट लेके आ रहा है। एंड स्टॉर्म्ड आउट ऑफ द रूम, और रूम से जो है बहुत एकदम जल्दी से एकदम बाहर निकल गए, एकदम गुस्से में बाहर निकल गए, दौड़ के बाहर निकल गए, मतलब सब कुछ नेगेटिव मीनिंग ला रहा है। तो जाहिर सी बात है यहां पे आपका क्या हो गया, डोलफुल वाला जो आपका एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, बिल्कुल एकदम। सी कास्ट डाउन हर बुक, इसका मतलब एक सेंस जो यहां पे आ जाएगा वो एक डोलफुल यहां पे इंपैक्ट आ जाएगा, ठीक है। क्लियर आ गया? क्योंकि बाकी सब यहां पे मैच नहीं कर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर आपका नंबर सी नहीं आएगा, एक्सप्लेन नहीं आएगा। शी कास्ट डाउन हर बुक नहीं होगा, उसने कास्ट डाउन का मतलब फेंक दिया, है ना, काफी मतलब एकदम रिजेक्शन, ऑब्जेक्शन, एक मतलब कि हम क्या बोल सकते हैं, एक बहुत ही ह्यूमिलिएशन, एम्बैरेसमेंट, इन सब की वजह से फेंक दिया। नेगेटिव एक आपको चीजें लानी है, ठीक है। तो इंपेयर्ड का मतलब नहीं होता, इंपेयर्ड का मतलब होता है किसी का भी मतलब क्या आप बोल सकते हो, ये भी एक डैमेज वीकन है। इंपेयर का मतलब भी डैमेज वीकन है, लेकिन जनरली कौन सा इंपेयर आप बोल सकते हो, किसी मतलब लेते हैं फंक्शन, ठीक है, या विजन, ये एक सेंस आएगा। टैपर का मतलब आपका क्या हो जाएगा, टैपर अगर हम बोले, ठीक है, जैसे टैपर का मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, रिड्यूस और डिमिनिश, ये आपका मतलब हो जाएगा मेजरमेंट के सेंस में आता है, या फिर थिकनेस के सेंस में। मोटाई किसी की भी अगर हम रिड्यूस कर रहे हैं तो फिर उसे हम क्या बोलेंगे, टैपर बोलेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर हो गया? अब ये एक्सप्लेन होता है कि जब आप किसी के बारे में एक्सप्लेन डिटेल करके लिखते हैं, डिटेल राइटिंग। स्लंप आपका जनरली किस में आता है, इकोनॉमी में आता है, कोई चीज डिजिट अगर गिर गई हो उसे बोल सकते हैं। तो जाहिर सी बात है यहां पे डोलफुल आएगा। डोलफुल का मतलब क्या हो गया, बहुत ही हार्मफुल, एम्बैरेसिंग, ठीक है। क्लियर हो गया? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक और चीज हम देख लें, एक और चीज देख लें। डबल आर आई थिंक, एम्बैरेसिंग, EMBARRASSING, एम्बैरेसिंग, यस, एम्बैरेसिंग, डबल आर, ठीक है, एम्बैरेसिंग। तो इसका आंसर आपका हो गया नंबर ई, ठीक है। बस भाई
25 क्वेश्चन आपके ऑलरेडी हो चुके हैं। जल्दी से मुझे स्क्रीन पे बताइए जाइए कि आउट ऑफ 25 जो है किसका कितना नंबर आया। मुझे जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स पे स्क्रीन पे मुझे सब लोग शेयर करेंगे कि किसके कितने नंबर आए हैं। ठीक है, जल्दी से मुझे बताते जाइए किसका कितना नंबर आया है। ठीक है, और साथ में मैं भी आपको ये भी बताते जाता हूं कि ये आपके हैं 60+ आवर्स की क्लासेस हैं, एज यू ऑलरेडी नो। ठीक है, ये आपके 12 जून से स्टार्ट होता जा रहा है, याद रखिएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बैच है उन सारे बच्चों के लिए जिनकी इंग्लिश वीक है। मैं इसमें बिल्कुल डिटेल्ड एकदम स्टडी कर रहा हूं। ठीक है, एक्सपैटिएट, ठीक है, आई हैव ट्राई टू एक्सपैटिएट ईच एंड एवरी सिंगल कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी बेस फाउंडेशन को मजबूत करेगा। याद रखिएगा, ये प्राइस नहीं है इसकी। ठीक है, ये समवेयर जो है वो 600+ जो है वो सीरीज में आपकी आ जाएगी, 640-50 ऐसे कुछ पड़ रहा है। ठीक है, ऐप के थ्रू से आप हमेशा याद रखिएगा Y194 कोड ये जरूर अप्लाई करेगा। यह आपका कोड है Y194 कोड, ये कोड ही आपको 57% का आपको डिस्काउंट देगा, जिससे आपको जो ये काफी कम प्राइस में आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात। साथ ही साथ जो है ये 600 का आप क्वेश्चन सीरीज देखो, ये 600 का जिन्होंने उड़ान 1 भी ज्वाइन किया है या फिर ज्वाइन नहीं किया है, वो सारे बच्चे जो कि ये टेस्ट सीरीज भी आप ले सकते हैं। इस पे भी अगर आप Y194 इस्तेमाल करेंगे 60% का ऑलमोस्ट डिस्काउंट। इसका मतलब आप सोच सकते हैं 60% का ऑलमोस्ट डिस्काउंट मतलब कितना आ गया, 399 है। इसका मतलब 50% अगर हम लेकर चले आपका कितना का 200, 170, 80 के आसपास ये भी आपका जो होगा। तो पूरी इंग्लिश के लिए चीजें मैंने रखी हुई हैं। अब आप देखिए आपको क्या करना है। ठीक है, लेकिन मैं तो यही चाहूंगा जल्दी से आइए और तुरंत बैचेस को ज्वाइन करिए। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो बस आज का सेशन सिर्फ हम यहीं पे फिनिश करते हैं बच्चों। याद रखिएगा ये आपका ईद का ऑफर है 57% का कोड। याद रखिएगा कोई भी परचेज करते हैं आप Y194 कोड आप इस्तेमाल करके परचेज करिए, इट विल गिव यू 57% डिस्काउंट ऑन एवरी सिंगल प्रोडक्ट इफ यू परचेज इफ यू यूज दिस पर्टिकुलर कोड व्हाइल परचेजिंग। ठीक है, बस आज के सेशन में सिर्फ इतना ही है। शेयर करना मत भूलिएगा भाई, ठीक हो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयर करना मत भूलिएगा, तुरंत जो है इसको शेयर कर दीजिएगा। और मंडे हम लोग सुबह मिलेंगे 8 बजे आपके एडिटोरियल वोकैब के सेशन में। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें जो है वो ऐड हम भी करने वाले हैं, नए तरीके से पूरा एकदम चीजें स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मंडे से, और प्लस उसके साथ मंडे से हम 10 बजे जो है ग्रामर के सेशन में भी मिलेंगे। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू एवरीवन।